वेलकम बैक फ्रेंड्स टू अपना कॉम्पिटिटिव कॉर्नर यूट्यूब चैनल। आज हम हमारे फिजिक्स फार्मूला रिवीजन की सीरीज़ जो एमएसटीसी के सीईटी के लिए हमने चालू की थी, उसमें आज हम थर्मोडायनेमिक्स की फार्मूला रिवीजन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हम पहले अभी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट करेंगे। ये लॉ क्या कहता है, अगर कोई दो सिस्टम यानी ए एंड बी एंड ए एंड सी, ये अगर एक दूसरे में थर्मल इक्विलिब्रियम में, मतलब ए एंड बी थर्मल इक्विलिब्रियम में एंड ए एंड सी आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम, देन बी एंड सी ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में हो गए। अगर ये कंडीशन नहीं दी होगी फिर भी हमें यह अंडरस्टैंड करना होगा कि अगर ये दो थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो ये दोनों भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम। पहला है हमारे पास ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या होगा, उस सिस्टम को अगर हम एनर्जी या हीट देंगे तो उसमें से मैटर एंड हीट दोनों भी लॉस होगा। क्लोज सिस्टम क्या है, क्लोज सिस्टम में मैटर लॉस नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ पे आप कह सकते हैं बूच लगाए हुए, जिसकी वजह से यहाँ से मैटर बाहर एक्सपोज नहीं हो सकता, सिर्फ हीट जा सकती है इसके सरफेस से। तो ये थर्ड हमारे पास ये आइसोलेटेड सिस्टम है। इस आइसोलेटेड सिस्टम से ना ही हीट बाहर जा सकती है और ना ही मैटर के लिए यहाँ पे बूस्ट लगा हुआ है, और आइसोलेशन के लिए वैक्यूम का एक चैम्बर तैयार किया हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ से हीट भी बाहर डिसिपेट नहीं हो सकती, इसलिए इसको आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट नोट है जिसको आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए सेम है, तो इसमें साइन कन्वेंशन में कोई चेंज नहीं है। हीट सप्लाई टू सिस्टम, अगर हम सिस्टम में हीट सप्लाई करेंगे तो हम ऑलवेज पॉजिटिव लेंगे। अगर हमारे प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि हीट इज़ गिवन टू सर्टन सिस्टम टू बॉयल इट, देन उसको हम पॉजिटिव लेंगे। और अगर उसमें से निकाला है, अगर हम किसी ने ये किया, प्रॉब्लम में पूछा कि हम किसी सिस्टम से हीट को बाहर निकाल रहे, यानी किसी भी सिस्टम से अगर हीट बाहर एग्जिट हो रही है तो उसको हम ऑलवेज निगेटिव लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। ये फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए सेम है, इसमें कोई मतलब चेंज नहीं है। हमारे पास अभी फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स है, ये सबको पता है जनरल। ये बस कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, मतलब एनर्जी सप्लाइड इज इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। और केमिस्ट्री के केस में क्या होता है कि इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू हीट सप्लाइड प्लस वर्क डन होता है। ये चेंज है कि हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि जो हीट गिवन आउट और टेकन, उनके साइन कन्वेंशन फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए सेम है। तो फर्स्ट लॉ डिफरेंट क्यों है? फर्स्ट लॉ इसकी वजह से डिफरेंट है क्योंकि वर्क के साइन कन्वेंशन फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए डिफरेंट है। अगर आपको ये कन्फ्यूजन क्लियर करना है तो आप हमारे चैनल पे ही मैंने कुछ 8 दिन पहले एक वीडियो डाली थी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के साइन कन्वेंशन डिफरेंट क्यों है थर्मोडायनेमिक्स के लिए। तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे वर्क डन का सिंपल फार्मूला है, वर्क डन इज इक्वल्स टू PdV, मतलब प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टीज़ या फिर कोई क्वांटिटी है जो मास या साइज पे डिपेंड नहीं करती। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब क्या, जो प्रॉपर्टीज़ मास पे डिपेंड नहीं करती। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट लेंगे, बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस है। अगर आप 1 लीटर वाटर लेंगे उसका भी 100 डिग्री सेल्सियस है, 100 लीटर वाटर लेंगे उसका भी 100 डिग्री सेल्सियस ही बॉइलिंग पॉइंट है। तो ये अगर मास या साइज़ उसके चेंज होता है या फिर बढ़ता घटता है तो उस प्रॉपर्टी पे कोई असर नहीं होता, उनको हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब जो एक्सटेंट पे डिपेंड करती है। एक्सटेंट मतलब क्या कि उसका साइज़ या फिर मास उस पर डिपेंड करती है, तो उसको हम कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इसके लिए आप एग्जांपल ले सकते हैं मास, अभी मास ने वेट अगर हम किसी भी चीज़ का मास बढ़ाएंगे तो उसका वेट ऑटोमेटिकली चेंज होगा। अगर हमारे पास 1 kg का मास है तो उसका जो ये है वेट वो 9.8 न्यूटन होगा अर्थ पे। अगर 2 kg लेंगे
तो वो 2 × 9.8 होगा, मतलब जैसे जैसे मास चेंज होगा वैसे वैसे वेट भी चेंज होगा। तो इसके लिए वो भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल्स है, आप बुक से रेफ़र कर सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखते क्या है। अभी हमारे पास थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम्स के टाइप्स है, पहला है मैकेनिकल, देन केमिकल एंड देन थर्मल। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं होता, मतलब कि ऐसी कोई क्वांटिटी नहीं होगी जिसकी वजह से ये प्रोसेस में चेंज आएगा। वो सब कुछ बैलेंस, ऊपर जो ऊपर फोर्स लग रहा है और नीचे फोर्स लग रहा है वो सेम होंगे। इसके वजह से सारे फोर्सेस बैलेंस होंगे, कोई भी अनबैलेंस नहीं होगा। और प्रेशर, अगर हम उस सिस्टम में कहीं पे भी प्रेशर मेजर करेंगे तो हमें वो सेम ही मिलेगा, उसको हम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम में उसकी कंडीशन ध्यान में नहीं रखनी, यही बस आप तो उसको पहचान सकते हैं कि अगर कोई रिएक्शन नहीं हो रही, हमारे पास रिएक्टेंट्स है लेकिन कोई उनमें रिएक्शन नहीं हो रही, तो इसका मतलब क्या है कि वो केमिकल इक्विलिब्रियम है। अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में देखेंगे तो थर्मल इक्विलिब्रियम में अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, कोई भी टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, अगर हमने किसी सिस्टम को लिया है और कितने भी हम दिन रुके तो उसका अगर टेम्परेचर सेम ही है तो उसको हम बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट देखते हैं। अभी हमारे पास प्रोसेसेस है, डिफरेंट प्रोसेस है, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, और इसमें और एक है एडियाबैटिक। एडियाबैटिक क्या हो रहा है ये? एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट, कोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट, और एडियाबैटिक में जो हीट गिवन है वो 0 होगी। ये हम नेक्स्ट स्लाइड में 1 बाय 1 सारे प्रोसेसेस कवर करेंगे। इसमें और एक है क्वासीस्टैटिक सिस्टम। इसमें क्या होता है कि कोई भी चेंज हो रहा है तो हम ड्रास्टिक चेंज नहीं करेंगे, मतलब टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ करना है तो हम डायरेक्टली 10 डिग्री सेल्सियस ऐसा नहीं इंक्रीज़ करेंगे, एकदम स्मॉल अमाउंट में धीरे धीरे उसमें चेंजेस लाएंगे। तो जिस सिस्टम में एकदम धीरे धीरे चेंज आता है तो उनको हम बोलते हैं क्वासीस्टैटिक सिस्टम्स। अभी नीचे देखते हैं क्या है। फॉर ग्राफ्स एरिया अंडर द कर्व इज अ वर्क डन फॉर पीवी ग्राफ। मतलब क्या कि अगर हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं पीवी का, मतलब प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, तो ऐसा कई ग्राफ गया, तो अगर हमें वर्क डन निकालना है इस ग्राफ के लिए तो इसका एरिया अंडर द कर्व हम लास्ट पॉइंट से नीचे एक्स एक्सिस पर लाइन निकालेंगे और फर्स्ट पॉइंट से, और इसके अंदर जो भी एरिया उसने सबटेंड किया है वो वर्क डन होगा। तो ये इससे रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत बार आ चुके हैं कि हमें एरिया पूछा है, हमारा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट देके एरिया अंडर द कर्व पूछा है, यानी कि वर्क डन पूछा है। तो ये भी आप ध्यान में रखिए कि अगर पीवी ग्राफ दिया, पीवी ग्राफ में ही होता है ये बस। अभी नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे हमें आइसोथर्मल प्रोसेस, अभी पीछे जो भी प्रोसेस है वो अब हम 1 बाय 1 कवर करेंगे। उसके लिए फॉर्मूलाज कौन कौन से। आइसोथर्मल में क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर 0 होगा। अगर चेंज इन टेम्परेचर 0 है तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी 0 होगी। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी 0 होगी। इसके लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या आएगा, इसके लिए Q इज इक्वल्स टू डेल्टा W, मतलब जो भी हीट गिवन है वो सारे वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगी। इसमें वर्क डन के लिए हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है, वर्क डन इज इक्वल्स टू NRT ln V फाइनल माइनस V इनिशियल। अगर हमें ln निकालना है तो इसको लॉग लेंगे और इसको 2.303 से इस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे। अभी नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट आइसोबारिक प्रोसेस है। इसमें क्या होगा कि प्रेशर कांस्टेंट होगा, डेल्टा P इज इक्वल्स टू 0। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कोई भी चेंज नहीं आएगा, इसलिए डेल्टा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W ही रहेगा, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। और वर्क डन का फॉर्मूला एज यूजुअल PdV रहेगा। यहाँ पे इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है NCP डेल्टा T। यहाँ पे CP क्या है, यहाँ पे CP है हीट एनर्जी ऑब्जर्व्ड और टेकन और गिवन आउट एट कांस्टेंट प्रेशर। अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अभी हमारे पास थर्ड प्रोसेस है आइसोकोरिक। इसमें क्या होगा,
वॉल्यूम इज इक्वल्स टू ज़ीरो होगा, चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा वी, लिखा क्यों नहीं जा रहा, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। अगर डेल्टा वी ज़ीरो है, हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला होता है पी डी वी। डी वी मतलब इसको डेल्टा भी लिख सकते हैं, बिग डेल्टा। अगर डेल्टा वी ज़ीरो है तो हमारे पास वर्क डन भी ज़ीरो आ जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर वर्क डन ज़ीरो है तो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या होगा, क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू। वी डेल्टा यू यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट, सॉरी वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ पे क्यू या फिर डेल्टा यू, इस दोनों के लिए फॉर्मूला आएगा एन सी वी डेल्टा टी। यहाँ पे भी ये जो सी वी है ये हीट एब्जॉर्ब और गिवन आउट ही होगा, लेकिन ये एट कांस्टेंट वॉल्यूम होगा। इसमें आपको एक रिलेशन ध्यान में रखना है कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, वी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है, तो हमारे पास ऑलवेज पी बाई टी ये भी कांस्टेंट होगा, पी बाई टी। मतलब अगर वी कांस्टेंट है, v इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है, देन p बाई टी भी ऑलवेज कांस्टेंट होगा। ये रिलेशन बहुत बार यूज़ होगा, इसके लिए इसको भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट हमारे पास अभी ग्राफ्स है। ये हमारे पास जो पहला ग्राफ है ये यहाँ पे रिवर्सिबल प्रोसेस दर्शाता है, मतलब जो प्रोसेस यहाँ से a से b तक जा रहा है, यहाँ पे b पॉइंट लेते हैं हम, a से b तक जा रहा है तो वो ही b से a तक आ रहा है, यानी ये एक ही पाथ को फिर से ट्रेस कर रहा है, तो ये रिवर्सिबल होगा। और ये साइक्लिक होगा। साइक्लिक में क्या होगा कि फर्स्ट पाथ से जा रहा है लेकिन सेकंड पाथ से आ रहा है, पर वो सेम पॉइंट पे ही फिर से आ रहा है। अगर ए से जा रहा है तो वो फिर से ए पे आ रहा है, तो इसके लिए इसको हम बोलेंगे साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज़ ऑलवेज ज़ीरो होता है। इंटरनल एनर्जी यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होती। नेक्स्ट देखते हैं अभी हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस है। अभी एडियाबैटिक प्रोसेस में आपको वर्क डन का फॉर्मूला ध्यान में रखना है, और ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे हीट गिवन यानी Q इज इक्वल्स टू ज़ीरो होता है, तो इसकी वजह से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आ जाएगा डेल्टा U इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू। और यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला होगा P1 V1 मतलब इनिशियल प्रेशर एंड इनिशियल वॉल्यूम, P फाइनल V फाइनल मतलब फाइनल प्रेशर एंड फाइनल वॉल्यूम। यहाँ पे गामा क्या है, गामा यहाँ पे गामा का फॉर्मूला होता है सी पी बाई सी वी। ये आप ध्यान में रखिए, आपको क्वेश्चन में सी पी सी वी दिया होगा, गामा आप निकालेंगे और फिर इसमें इस फॉर्मूला में रखेंगे तो आपको वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस आ जाएगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ आपको ध्यान में रखने हैं, पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन। ये भी इसमें भी आपको स्टेटमेंट्स एंड उसके असर्शन एंड रीज़न में आ सकता है। ये पाथ फंक्शन क्या होता है, ऐसे फंक्शन जिसमें जो सिस्टम के वेरिएबल्स है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के अलावा जो पाथ उसने ट्रेस किया है, मतलब जहाँ जहाँ से वो गया है वो सारा पाथ पे वो डिपेंड करता है कि उसकी वैल्यू क्या होगी। और स्टेट फंक्शन क्या होता है, बस इनिशियल और फाइनल पोजीशन उनको चाहिए, ये पाथ कैसा भी हो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सीधा हो या फिर आड़ा टेढ़ा हो तो उसका कोई इस पर इम्पैक्ट नहीं होगा, चेंज नहीं होगा कुछ भी, बस इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ये फंक्शंस डिपेंड करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड अगले लेक्चर में हम केटीजी कवर करेंगे। केटीजी में भी आपको बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक शॉर्ट में कवर करेंगे अंडर 10 मिनट। सारे फार्मूलाज है केटीजी में, तो वो ज़रा इंटरेस्टिंग होगा, तो चैनल पे बने रहिए और सारे अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी।